जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान फिर से आपका ट्रिकी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। और भारत के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस, उन्हीं ने इसको 3 भागों में विभाजित किया था, जो होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस प्रकार से भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत को आगे चलकर फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसको कहा जाता है प्रागे आद जिसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद में आगे चलकर प्रागैतिहासिक को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया था, पाषाण युग और ताम्र युग। पाषाण युग को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसको कहा जाता है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसके बाद में हमने शुरुआत की थी मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म जिसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब जिनको कहा जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए थे और 632 ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी मदीना में ही। ठीक है, और मक्का से मदीना जो सफर है, मक्का से मदीना जाने का जो सफर था, वो क्या कहलाया था? तो वो कहलाया था हिजारत या हज यात्रा कहलाता है। उसके बाद में 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत, एक मुस्लिमों का इस्लाम कैलेंडर होता है जिसका नाम रखा गया हिजरी संवत। और इसकी शुरुआत भी कब की गई? तो ये भी 622 ईस्वी में ही की गई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद में इसके उत्तराधिकारी कौन बने थे, या इनके जो खलीफा, उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, तो वो कौन बने थे? तो इनके जो पहले शिष्य थे, इनके दामाद अली, इन्हीं के पहले उत्तराधिकारी बने थे। उसके बाद में इनके दूसरे शिष्य थे अबू बकर, तीसरे थे उमर और चौथे थे उस्मान। तो उसमें से अली और अबू बकर जो थे वो आगे चलकर इनके उत्तराधिकारी बने, क्योंकि इस्लाम मुस्लिम संगठन को या इस्लाम संगठन को 2 भागों में विभाजित कर दिया था उस समय। तो जो अली को मानने वाले थे वो शिया मुस्लिम कहलाए, और जो अबू बकर को मानने वाले थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। उसके बाद में दोनों में मतभेद हो गया था, क्योंकि अली के बेटे हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी, जो कि एक वकाटका वंश के शासक ने उसकी हत्या की थी। तो इसका जो इल्जाम लगाया शिया मुस्लिमों ने, वो सुन्नी मुसलमानों पर लगा दिया था। इसी के कारण दोनों में मतभेद हो गया, जिसके कारण एक नया समुदाय बना और उस नए समुदाय का नाम रखा गया सूफी संत। पिछली क्लास में हमने इतनी सारी बातें की थी। उसके बाद में हमने भारत पर अरबों का, भारत पर सबसे पहले मुसलमानों का, कौन से मुसलमानों का आक्रमण हुआ था? तो अरबों का भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ था। और सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 से लेकर 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम ने ही शासन किया था हमारे भारत पर। उसके बाद में ये चला गया था वापस, उसको कहाँ बुला लिया गया था? बगदाद फिर से बुला लिया गया था अल हज्जाज, क्योंकि ये अल हज्जाज का ही सेनापति हुआ करता था। तो इसीलिए अल हज्जाज ने उसे वापस बुला लिया था। उसके बाद में भारत पर आक्रमण हुआ किसका? तुर्कों का आक्रमण हुआ। और पहली बार जो तुर्क आक्रमणकारी था वो कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। लेकिन सुबुक्त अगर आपसे पूछे कि सफल आक्रमणकारी कौन था, तो वो था कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 16 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद में जो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी आया था वो था मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी जो था, इसने भारत पर केवल लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ही भारत पर बार बार आक्रमण किए थे। इसने लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पिछली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी, तो वो मिस्टेक को मैं ठीक करवाना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का जो समय था वो कितना था? मोहम्मद गौरी, इसका जो समय है, मैंने पिछली वीडियो में 1775 लिखवाया, तो वो 1775 नहीं आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा 1175। ठीक है, तो इस मिस्टेक को जो लोग वीडियो देख चुके हैं वो इस मिस्टेक को ठीक कर ले। 1175 से लेकर 1206 ईस्वी का जो समय था वो मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, मैंने आपको 1775,
हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पिछली वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर लिखने में, 1775 लिख दिया है जबकि 1175 आएगा यहाँ पर, तो उसको आप ठीक कर लेना। जहां जहां भी 1775, 1778, 1779 है, वहां पर आप उसको क्या कर लेंगे, 1178, 1179 कर लेंगे। उसके बाद में जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध था वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बता दिया था कि मोहम्मद गौरी जो था, इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए ही अब भारत पर आक्रमण किए थे। और सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया था वो करमाथी जाति के मुसलमानों पर किया था। और वो कहाँ निवास करते थे, तो वो मुल्तान पर निवास करते थे। मुल्तान जो है पहले भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में इसने 1178 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था, तो इसने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। और भीम द्वितीय पर आक्रमण करने के बाद में, मतलब इनके बीच में युद्ध हुआ था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए, वहां पर माउंट आबू पर इन्होंने पराजित किया था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को माउंट आबू में। उसके बाद में 1179 में इसने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र कश्मीर पर आक्रमण किया था, और उसको सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया था और उनको मिला लिया था अपने साम्राज्य में। उसके बाद में इसने पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान जो है वहां दिल्ली, अजमेर, सांभर, इन तीन जगह पर चौहान वंश चलता था और उसका सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पर ही बार बार आक्रमण किया करता था कौन, अजमेर भी इसमें शामिल है, उस पर आक्रमण किया करता था मोहम्मद गौरी। और हर बार ये पराजित होकर पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगकर अलग हट जाता था या आगे बढ़ जाता था। लेकिन बार बार लगभग 17 बार उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए थे। और 17वीं बार तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि इसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी, लेकिन असल में इसको बंदी बना लिया गया था इसे। और इसका जो लेखक था जिसका नाम था चंद्र बरदाई, दोनों को बंदी बना लिया था। और इन दोनों के बीच में शब्द भेद बाण प्रतियोगिता रखी गई थी, और इस प्रतियोगिता में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में जो मोहम्मद गौरी था, ये इसने चंदावर का युद्ध लड़ा था, जयचंद के खिलाफ लड़ा था, जयचंद को इसमें पराजित किया था। और इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी इसी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बहुत सारे गुलाम थे वैसे तो, पर जो मुख्य थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोस, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसी को नष्ट किया था। किसने, तो वो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो जो की थी कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश का ही एक शासक हुआ करता था कुमार गुप्त, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इसे, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्धा। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति बनाकर वापस कहाँ लौट गया था, ये गजनी वापस लौट गया था। और गजनी लौटने के बाद में ये 1205 ईस्वी में फिर से हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान में आने के बाद में इस पर आक्रमण हो गया था, किसका, खूकरों का आक्रमण हुआ था। और खूकरों के आक्रमण के द्वारा ही ये बुरी तरीके से घायल हो गया था, इसकी जान बचाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसकी जान बचाकर इससे सुरक्षित, जितना उससे हो पाया था सुरक्षित तरीके से इसको भेज दिया था वापस गजनी। लेकिन उस समय इसने क्या किया था, इल्तुतमिश को, जो इसका एक गुलाम था, उसको अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया था। और फिर गजनी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में बुरी तरीके से घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में लोगों में ये डर बैठ गया कि अब मोहम्मद गौरी के बाद इतना बड़ा साम्राज्य संभालेगा कौन, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसीलिए उसके साम्राज्य को 3 लोगों में बांट दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोस और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसको दिल्ली सल्तनत दी गई। ठीक है, दिल्ली का जितना भी साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, क्योंकि ये सबसे प्रमुख इसका गुलाम था और इसका सेनापति भी था। इसके बाद में यल्दोस जो है, यल्दोस को गजनी का साम्राज्य दिया गया, जबकि कुबाचा को काबुल और कंधार का साम्राज्य दिया गया। इसी के बाद में शुरुआत होती है किसकी, तो इसके बाद में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, दिल्ली सल्तनत। अगला हमारा टॉपिक क्या है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो कब से कब तक है, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी का जो समय रहा है वो दिल्ली सल्तनत का रहा है। इसी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वंश आए, जैसे कि गुलाम वंश आया, इसमें खिलजी वंश आया, इसमें तुगलक वंश आया, इसमें लोधी वंश आया। तो ये सभी जो वंश आए हैं वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही पड़ेंगे। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली का साम्राज्य किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसीलिए दिल्ली सल्तनत जो है वो किसका, इसकी स्थापना किसने की है, तो इसका संस्थापक है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत नाम क्यों रखा गया, दिल्ली साम्राज्य का नाम दिल्ली सल्तनत क्यों रखा गया, चूंकि ये साम्राज्य पूरा दिल्ली का था, इसीलिए दिल्ली और यहाँ पर जितने भी शासक हुए हैं वो सब सुल्तान कहलाए थे, उन्होंने सभी ने सुल्तान की उपाधि ली थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, और इसका समय कितना है, तो इसका 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। इसमें 5 वंशों की बात करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, तो वो था गुलाम वंश। दूसरे नंबर पे जो वंश आएगा वो आपका खिलजी वंश आएगा। तीसरे नंबर पर आएगा वो तुगलक वंश आएगा। चौथे नंबर पर जो वंश आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका लोधी वंश। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश, पहला जो हमारा वंश है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसको कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम वंश, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेकर 1290 तक का जो 1290 तक का जो शासन काल चला है वो किसका था, गुलाम वंश का था। इसका शासन काल कब से कब तक है, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक किसका वंश चलता रहा, गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का शासन चलता रहा है इसमें 1206 से लेकर 1290। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा। क्या कहा जाता है, बंदगा। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, फारसी में बंदगा कहा जाता है। ठीक है, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता है। गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल, इसमें पहला जो शासक हुआ है उसका नाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम शासक कौन हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी का जो समय था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय माना जाता है। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी का जो समय था वो कौन सा, किसका था, प्रथम शासक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी का था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1210। अब इसका राज्याभिषेक कब करवाया गया था, 24 जून 1206 ईस्वी में। ठीक है, राज्याभिषेक कब करवाया गया, इसका राज्याभिषेक करवाया गया 24 जून 1206 ईस्वी। 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक करवाया। यही जो है गुलाम वंश का पहला संस्थापक है, पहला शासक बोल सकते हैं आप, या पहला संस्थापक जो है वो कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये असल में कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और ये इतना ईमानदार गुलाम था कि इसने उसका उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। ये कहता था कि मैं एक गुलाम हूं, तो मैं गुलाम ही बनकर रहूंगा। ठीक है, लेकिन लोगों ने, लाहौर की जनता ने ऐबक पर दबाव बनाया और कहा
अगर आप उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे तो मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको संस्थापक या सुल्तान बनना पड़ेगा। और उनकी बात मानकर ऐबक ने भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया गुलाम वंश। ठीक है, यहीं से इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाया गया। और सबसे पहला जो वंश बनाया गया वो कौन सा था? वो था गुलाम वंश। और इसका संस्थापक कौन था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये केवल संस्थापक था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था गुलाम वंश का, तो वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, इसकी पहली राजधानी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की पहली राजधानी क्या थी? वो थी, पहली राजधानी लाहौर थी। ठीक है, लाहौर में ही 4 साल तक शासन किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लगभग 4 सालों तक इसने शासन किया था। अब कुतुबुद्दीन में आपसे ऐबक का अर्थ पूछा जाता है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, चंद्रमा का देवता। एक बार पिछले वीडियो में से देखकर जो भी मिस्टेक हुई थी वो ठीक कर लीजिएगा आप। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून जिसको कहा जाता है, गॉड ऑफ मून। ठीक है, चंद्रमा का देवता या गॉड ऑफ मून कहा जाता है इसको। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक नेक दिल का इंसान था। ठीक है, ये बहुत ही ईमानदार था। और सबसे पहले इसने सुल्तान बनने के बाद में लाहौर की जनता में लाखों का दान किया था। इसीलिए लाहौर की जनता ने खुश होकर इसको एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? लाख बख्श की उपाधि दी थी। ठीक है, उपाधि दी इसे लाहौर की जनता द्वारा लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श की उपाधि दी गई। इसे दिल्ली या लाहौर की जनता द्वारा लाहौर की जनता द्वारा क्या उपाधि दी गई? लाख बख्श की उपाधि दी गई, क्योंकि इसने लाखों का दान किया था सुल्तान बनने के बाद में। ये सुल्तान तो बना था पर कभी भी सुल्तान के पद पर नहीं बैठा था। ये हमेशा सेनापति के पद पर बैठकर ही शासन किया करता था लाहौर में। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश में। आपसे अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कौन सा शासक है जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम चलते हैं। इसने हमेशा सेनापति के पद पर ही बैठकर शासन किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान के पद पर बैठकर शासन नहीं किया है? तो वो कौन है? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है, इन्होंने हमेशा सेनापति या सिपाह सालार के पद पर, किस पर? सिपाह सालार के पद पर बैठकर ही शासन किया था। इसने हमेशा सेनापति या सिपाह, सेनापति ना लिखें आप, सिपाह सालार ही लिख लें। इसने हमेशा सिपाह सालार के पद पर बैठकर ही शासन किया।
इसने हमेशा सिपह सालार के पद पर बैठकर ही शासन किया था, कभी भी सुल्तान के पद को इसने धारण नहीं किया था। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान के पद पर बैठकर शासन नहीं किया है, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाहौर यानी कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, इसी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था ये इसका दामाद भी था, गुलाम होने के साथ साथ ये इसका दामाद भी था। तो इसी ने अपने दामाद को बदायूं बदायूं का राज्यपाल घोषित किया। राज्यपाल मतलब कि जो गवर्नर होते हैं वो घोषित किया, कहाँ का? बदायूं का। ठीक है, बदायूं का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बदायूं कहाँ स्थित है? तो बदायूं जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। इसने अपने गुलाम या दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल घोषित किया। ठीक है, इसने अपने दामाद या गुलाम को बदायूं का राज्यपाल घोषित किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इसका शासन काफी अच्छे से चल रहा था। बदायूं कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है बदायूं। ठीक है, इसके बाद में इसका शासन काफी अच्छे से चल रहा था, इसके गुलाम अच्छे से इसका शासन संभाल रहे थे, ये भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तभी 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको इंग्लिश में पोलो कहा जाता है, पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिर के घोड़े से गिरकर घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, इसीलिए इसको दफनाया कहाँ गया? तो इसे लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में ही इसका मकबरा स्थित है। ये लाहौर में था उस समय, इसीलिए इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। इसे लाहौर में दफनाया गया था, इसीलिए इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? लाहौर में ही बनाया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ बातें थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, उसका संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में कितने समय तक शासन किया था? तो इसने केवल 4 साल तक ही शासन किया था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। इसका गुलाम कौन था? तो इसका गुलाम जो था इसी का दामाद इल्तुतमिश था। ठीक है, और इस इल्तुतमिश को इसने क्या किया था? इसने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल घोषित किया था या नियुक्त किया था। उसके बाद में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, इसीलिए इसका मकबरा भी कहाँ पर बनाया गया? लाहौर में ही बनाया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगला सुल्तान कौन बना था? तो इसका अगला जो सुल्तान बना था इसी का पुत्र बना था, जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह जो था ये केवल 8 महीने तक ही गुलाम वंश का शासक रहा या सुल्तान रहा, क्योंकि इल्तुतमिश का कहना था कि ये एक गुलाम वंश है, गुलामों का वंश है, तो इसका जो सुल्तान रहेगा वो गुलाम ही रहेगा। जिस प्रकार मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गोरी ने अपने ही गुलाम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसी प्रकार से जो अगला सुल्तान बनेगा वो एक गुलाम ही बनेगा। और गुलाम कौन है? तो वो है इल्तुतमिश। तो अगला सुल्तान किसे बनना चाहिए? इल्तुतमिश ने। ऐसा कहकर उसने आराम शाह की हत्या कर दी थी। तो केवल 8 महीने तक ही आराम शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसके बाद में जो अगला सुल्तान बना वो कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। अगला हम लिखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो कि बदायूं का राज्यपाल था, उसी के बारे में लिखेंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में 8 महीने तक शासक रहा आराम शाह, और लगभग 1211 ईस्वी में अगला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? वो है 1211 से लेकर, इल्तुतमिश का जो शासनकाल कितना है? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी। 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी का जो समय रहा है वो इल्तुतमिश का ही रहा है। अब गुलाम वंश का अगला शासक जो बना था वो इल्तुतमिश था। ये कहाँ से आया था? तो तुर्किस्तान के इल्बरी का तुर्क था। ये कौन था? ये कौन था? तो ये तुर्किस्तान के इल्बरी का तुर्क था। ये तुर्किस्तान के ठीक है, इसने भी किस उद्देश्य से आक्रमण किए थे या भारत में शासन किया था? ये भी अपना रुतबा बढ़ाना चाहता था, भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। इसीलिए ये इसको लाया गया था गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वो था मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसीलिए गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही कहा जाता है प्रथम सुल्तान। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहते हैं। प्रथम सुल्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रथम सुल्तान? क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार सुल्तान के पद पर बैठने के लिए हाँ की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो हमेशा सिपाह सालार के पद पर बैठकर शासन किया करता था, लेकिन इल्तुतमिश जो था इसने बगदाद के खलीफाओं के को घोषणा की थी कि मुझे सुल्तान की उपाधि धारण करनी है। तो बगदाद के शासकों खलीफाओं द्वारा ही इसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी, इसे सुल्तान बनाया गया था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और इसी को कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इसे ही क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक तरीके से मतलब कि सुल्तान के पद पर बैठकर ही इसने शासन किया था। इसीलिए भारत का जो प्रथम सुल्तान है वो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अगर आपसे पूछे कि भारत या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। यही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा तो यल्दौस की भी नजर पड़ गई किस पर?
दिल्ली सल्तनत पर, क्योंकि यल्दौज को कहाँ का शासक बनाया गया था, कहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया था, इसको गजनी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है काफी बड़ा साम्राज्य था, इसीलिए उसका संस्थापक किसको बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो यल्दौज की भी नजर चली गई दिल्ली सल्तनत पर कि ये तो हमारा गुलाम था, फिर ये सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। इसीलिए यल्दौज ने फिर उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यल्दौज जो शासन कर रहा था गजनी में, यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है तराइन का तीसरा युद्ध। क्या कहलाता है ये, तराइन का तीसरा युद्ध, जो किसके बीच हुआ था, ये हुआ था यल्दौज, ठीक है, 1215 ईस्वी में ही। 1215 ईस्वी में ही तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। किसके बीच हुआ, तो ये युद्ध जो हुआ था ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। यल्दौज जो गजनी का शासक हुआ करता था, उसी ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, मतलब गुलाम वंश के ऊपर। इसीलिए तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जो कि 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आक्रमण हुआ किसका, चंगेज खां का। 1221 ईस्वी में इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां, जिसे एशिया का सबसे बदनाम शासक कहा जाता है, चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां को ही कहा जाता है एशिया का सबसे बदनाम शासक, सबसे क्रूर शासक। ये बहुत ही खतरनाक था, लोग इससे बहुत डरते थे, इसीलिए इसको पसंद नहीं करते थे। ये एक अप्रिय शासक था। इसका जो वास्तविक नाम था, चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, चंगेज खां का वास्तविक नाम, चंगेज खां का वास्तविक नाम था तेमुचिन। तेमुचिन। और क्या कहा जाता है इसको, इसे एशिया का सबसे बदनाम शासक कहा जाता है, सबसे बदनाम और अप्रिय शासक। चंगेज खां ही वो शख्स है जिसकी कब्र आज तक कोई पुरातत्व विभाग नहीं ढूंढ पाया है। ठीक है, चंगेज खां ही वो शख्स है जिसकी कब्र आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया है, कोई भी पुरातत्व विभाग वाला नहीं ढूंढ पाया है, क्योंकि ये इतना क्रूर था। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के कुछ समय पहले ही इसने अपने सेनापति से कहा था, अपने इसका जो उत्तराधिकारी बनने वाला था, जो इसका सेनापति था, उसी से कहा था इसने कि जब भी मेरी हत्या हो तो मेरी कब्र, मतलब जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरी जो कब्र होगी उसको दफनाने जितने भी लोग जाएंगे उनको आप रास्ते में ही मौत के घाट उतार देना, और जहां भी मेरी कब्र दफनाई जाए वो वापस जितने भी लोग आएंगे तो उनको सबको मौत के घाट उतार दिया जाए, और तुम खुद भी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो इस तरीके से जितने भी लोग गए थे चंगेज खां की कब्र को दफनाने, उन सभी को उसके सेनापति के द्वारा मार दिया गया था, और सेनापति ने खुद भी अपनी जान दे दी थी। इसीलिए आज तक
कोई भी पुरातत्व विभाग का व्यक्ति या कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट इसकी कब्र को नहीं ढूंढ पाया है। और यह एशिया का सबसे बदनाम शासक कहा जाता है, अप्रिय या बदनाम शासक। अब चंगेज खां का इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रवेश किस तरीके से हुआ? तो चंगेज खां खुद जानता था कि वह जनता का अप्रिय शासक है, और अगर वह मर भी गया तो जनता उसे कभी उसकी लाश को भी नहीं छोड़ेगी, ऐसा उसने पहले ही सोच लिया था। ठीक है, कि चंगेज खान ने सोच लिया था कि अगर मैं जिंदा बच गया या मेरी जो लाश रहेगी उसको भी लोग छिन्न छिन्न कर देंगे, इसीलिए उसने अपने सेनापति से कह दिया था कि मेरी कब्र को दफनाने जाए तो उन सभी लोगों को तुम मार डालना और खुद भी मर जाना। ठीक है, तो उसकी कब्र कहाँ है आज तक कोई नहीं जान पाया। अब चंगेज खां जो था ये एक मंगोल शासक था, और कहाँ से आया था? मंगोलिया से आया था। मंगोलिया में शासन करता था ये, और इसके भाई की हत्या जो थी वो किसने कर दी थी? जलालुद्दीन मंगबरनी ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंगेज खां जो है ये कहाँ का शासक था? तो यह एक मंगोल शासक था, जो कि मंगोलिया से आया था। कहाँ से आया था? ये मंगोलिया से आया था। ठीक है, और इसी के छोटे भाई की हत्या कर दी थी किसने? जलालुद्दीन मंगबरनी ने। और मंगबरनी भागते हुए कहाँ आ गया था? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसी का पीछा करते करते आ गया था कौन? चंगेज खां दिल्ली सल्तनत में। उसने इल्तुतमिश के दरबार में जाकर कहा कि अगर जहां कहीं भी जलालुद्दीन मंगबरनी है आपके शासनकाल में, आपके पूरे दरबार में या कहीं भी आपके पूरे साम्राज्य में अगर जलालुद्दीन मंगबरनी है, आपने उसको छिपा रखा है, तो मैं पूरे दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा, सारी दिल्ली सल्तनत नष्ट कर दूंगा। तो जहां कहीं भी वो है आप मुझे उसको ढूंढ कर लाकर दे दीजिए, ताकि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। और इसी बात से इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं, हमने मंगबरनी को नहीं देखा है, जैसे ही हमको वो मिलेगा तो हम उसको आपको सौंप देंगे, लेकिन हमारी दिल्ली की जनता पर आप किसी भी प्रकार का या हमारी प्रजा के ऊपर आप किसी भी प्रकार का आक्रमण ना करें। इसीलिए चंगेज खां को यह बात पता चली कि इल्तुतमिश को यह संदेश भिजवा दिया गया है, तो मंगबरनी की मदद नहीं की उसने। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की मदद नहीं की और उसको सौंप दिया किसको? चंगेज खां को। चंगेज खां ने मंगबरनी से अपने भाई की मौत का बदला ले लिया और वो वापस लौट गया कहाँ पर? मंगोल। ठीक है, अगर वो मंगबरनी को नहीं सौंपता है इल्तुतमिश, तो हो सकता था कि वो दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से नष्ट कर देता, और हो सकता था कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास हम नहीं पढ़ते फिर आगे। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने ही कुछ सिक्कों की शुरुआत की। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने ही शासनकाल में चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाने वाला कौन था? सोने के सिक्के चलवाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद में लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाने वाला कौन था? वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने अपने शासनकाल में चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे और इनको नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन्होंने? देखो, इसने चांदी के सिक्कों को क्या नाम दिया था और तांबे के सिक्कों को क्या नाम दिया था? तो चांदी के सिक्कों को इसने कहा था टका या टंका। टका या टंका। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा था इसने? जीतल। ठीक है, तांबे के सिक्कों को इसने जीतल कहा था, जबकि चांदी के सिक्कों को इसने टका व टंका कहा था। टका या टंका जो है कहाँ की मुद्रा है? ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है।
इसके बाद इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगानी, इसी ने तुर्कान ए चहलगानी प्रथा की शुरुआत की। तुर्कान चहलगानी जो है, ये 40 लोगों का या 40 लोगों का एक दल होता है, ठीक है, एक समूह होता है या दल होता है जिसमें 40 ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो काफी ताकतवर होते हैं और युद्ध के लिए काफी मजबूत होते हैं। तो इसी को कहा जाता है दल चालीसा, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का ही दूसरा नाम क्या है? दल चालीसा। तो इसने दल चालीसा की शुरुआत की। दल चालीसा जो है ये 40 लोगों का एक दल होता है, 40 लोग इसमें शामिल होते हैं, इनका एक समूह होता है। तो ये जहां भी जाता है युद्ध में, इन 40 लोगों का ये दल या दल चालीसा अपने साथ लेकर जाता था और हर युद्ध में ये विजय होकर आता था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने ही एक प्रथा की शुरुआत की, उस प्रथा का नाम है इक्ता प्रथा, ठीक है। इसी ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की शुरुआत की। अब इक्ता प्रथा क्या होती है? तो इक्ता प्रथा में सेना को युद्ध के बाद सैनिकों को दिए जाने वाले प्रांत को ही क्या कहा जाता है? इक्ता, ठीक है। जब भी कोई युद्ध होता था और वहां पर जो भी सैनिक अपना अच्छा प्रदर्शन करते थे तो उनमें से उन अच्छे सैनिकों को प्रांत बांट दिए जाते थे, और प्रांतों को बांटना ही क्या कहलाता था? इक्ता प्रथा। और जिस भी सैनिकों को जो भी प्रांत दिया जाता था उसको वहां का इक्तेदार घोषित कर दिया जाता था। मतलब कि जहां वहां पर जितने भी प्रकार के कर होंगे वो कर वसूलने का काम कौन करता था? वो इक्तेदार ही करते थे। तो इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इसके बाद में 1229 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1199 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद में इस निर्माण को पूरा करवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1229 ईस्वी में। इसके बाद इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और 1 बेटी थी, लेकिन वो अपने चारों ही बेटों को अयोग्य मानता था। केवल अपनी बेटी जिसका नाम था रजिया, उसको ये काफी समझदार मानता था। इसीलिए इसने अपने बेटों को उत्तराधिकारी बनाने के योग्य भी नहीं समझा था। बारह सौ 29 ईस्वी में ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था इसके 4 बेटे थे और 1 बेटी हुआ करती थी, ठीक है। जब इल्तुतमिश गया कालिंजर मिशन पर तो इसने अपने चारों ही बेटों को क्या पाया? अयोग्य पाया। लेकिन इस मिशन को सफल बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो वो रजिया सुल्तान ने बनाई थी। इसीलिए उसने घोषणा कर दी कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊंगा? मैं अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाऊंगा। और उसने रजिया सुल्तान के ही नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका उत्तराधिकारी बना था, इसने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया। रजिया सुल्तान को बनाया और इसी के नाम के सिक्के भी चलवाए।
जब रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाने या उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश ने, तब ही से चारों के चारों जो इसके पुत्र थे वो रजिया के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान बनने वाला था कोई पुत्र, लेकिन बना दिया गया एक पुत्री को सुल्तान। तो यहाँ पर मतभेद वाली भावना आ गई थी कि बेटा और बेटे में यहाँ पर फर्क किया गया था कि हम बेटे होते हुए भी सुल्तान ना बन पाए, और उन्होंने किसको बना दिया, रजिया को सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है। इल्तुतमिश के बड़े बेटे जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया, और इल्तुतमिश के मरने के बाद में इल्तुतमिश जो कालिंजर मिशन पर गया हुआ था, कालिंजर जो एक ग्वालियर को ही क्या कहा जाता है, कालिंजर कहा जाता है, उस मिशन पर रजिया सुल्तान ने उसकी मुख्य भूमिका निभाई थी, उस युद्ध को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसीलिए उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, रजिया सुल्तान को। इसके बाद 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसीलिए इसका मकबरा कहाँ स्थित है, इसका मकबरा दिल्ली में ही स्थित है, और इसने जीते जी अपना मकबरा बनवा लिया गया था। ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। और इसने अपने मरने से पहले ही ये मकबरा बनवा दिया गया था, केवल इसकी मृत्यु होने के बाद इसको वहीं पर दफनाया गया। अब इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो बिना बताए ही सिंहासन पर बैठ गया। इसका विरोध किया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने प्रजा के बीच में लाल वस्त्र धारण करके वो पहुंच गए प्रजा के बीच में। लाल वस्त्र जो होते हैं वो विरोध का ही प्रदर्शन करते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो परेशानियां हैं, परेशानियों को खत्म करने के लिए ही क्या पहने जाते हैं, लाल वस्त्र का मतलब ही क्या होता है, न्याय की गुहार लगाना। ठीक है। लाल वस्त्र धारण करके रजिया सुल्तान चली गई दिल्ली की प्रजा के बीच में और कहा कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बिना बताए ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया है। वो इस्लाम धर्म को या मुस्लिम समुदाय को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो नष्ट कर देगा हमारे मुस्लिम संप्रदाय को। तो जनता उसकी बातों में आ गई और जनता ने रजिया सुल्तान का ही साथ दिया, और जनता के ही द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या की गई। ठीक है। तो अगला जो सुल्तान बना था, अगला जो सिंहासन पर शासक हुआ वो किसका हुआ, रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की जो चीजें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक कौन रहा है, किस तरीके से रजिया सुल्तान की हत्या की गई उसके भाइयों के द्वारा ही, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों का इसमें फायदा हो सके, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।